तो हेलो गाइस, मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब देखो, ये है तो ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला का, बट यार यहाँ इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है क्योंकि यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे 700 पेजेस का ऑटोबायोग्राफी को एक चैप्टर के अंदर में घुसेर दे। बट तुम लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि तुम्हारा भाई भी नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी पढ़ के रखा हुआ है। तो यार इस चैप्टर को मैं तुम लोगों को ऐसे समझाऊंगा कि यार इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुम लोग बस एक ही चीज कहोगे, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एक मिनट बेबी, अब जब तुमने पढ़ाई हुआ है तो यार हमें भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओ नेल्सन मंडेला के बारे में। ये देखो, तुम्हारा बात सुन के ना हम भी बहुत एक्साइटेड है, तो यार ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, थोड़ा हमें बताओ इसके बारे में। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो तुम लोग की बात ही सही। तो क्या तुम लोगों को पता है नेल्सन मंडेला पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थे हमारे महात्मा गांधी जी के आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस से, कि यार कुछ भी हो जाए वायलेंस नहीं होना है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। बट एज ए इंडियन मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नेल्सन मंडेला ज्यादा सक्सेसफुल थे हमारे महात्मा गांधी जी से। अब देखो क्यों। महात्मा गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया, बट उन्हें 3 बार ही रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं पे नेल्सन मंडेला को पहली बार में नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है और साथ ही साथ इंडिया को इंडिपेंडेंट दिलाया गांधी जी ने। बट यार इंडिया का पार्टीशन हो चुका था रिलीजन के नाम पे, जिसके वजह से लाखों लोगों का खून बहा। वहीं पे तुम साउथ अफ्रीका को देखो, जहाँ रहते थे ब्लैक और व्हाइट लोग। व्हाइट बिल्कुल ही अलग थे यूरोपियंस लोग, और यार ब्लैक तो ऑब्वियस सा बात है साउथ अफ्रीकन लोग थे। देखो कितना डिफरेंस था उनके बीच, फिर भी यार एक खून का कतरा तक नहीं बहा और आज तक वो मिलजुल के शांति से रहते हैं। और ये सब हो पाया क्यों? नेल्सन मंडेला की वजह से। और इसीलिए नेल्सन मंडेला बने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साथ ही साथ उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका, जैसे हमारे महात्मा गांधी को कहा जाता है इंडिया में। और जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी नेल्सन मंडेला के बारे में, कि यार वो बंदा 27 ईयर्स जेल में बिताता है एक ऐसे सिस्टम से लड़ने के लिए जहाँ यार ब्लैक्स के खिलाफ भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब तुम मान के चलो ब्लैक्स का जिंदगी कुत्ते से भी बदतर था, जिस सिस्टम को कहा जाता है अपार्थाइड सिस्टम। अरे यार रुक जाओ यार, बहुत हो गया। अब लग रहा है मैंने ज्यादा ज्ञान बांट दिया तुम लोगों को, सर के ऊपर से गया होगा मुझे पता है, बट क्या करूँ यार, आदत से मजबूर हूँ। एक बार अगर शुरू होता हूँ ना, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता हूँ। मालूम है क्या करूं मैं, इसका मार भी तो नहीं सकता। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम लोगों के लिए एक सवाल, थोड़ा मुझे बताना तो ये नोबेल प्राइज होता क्या है? मुझे यार बहुत सख्त जरूरत है इस इंफॉर्मेशन का, कमेंट पे जाके जल्दी से बताओ। देखो थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया कि साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट था नेल्सन मंडेला। तो हमें सबसे पहले समझना है नेल्सन मंडेला का इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसा था। अब जिन्हें यार इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या है समझ नहीं आ रहा, तुम लोग समझो यार जैसे यार दूल्हे लोग होते हैं जहाँ सज धज के यार मौज, समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे हमारा प्रेसिडेंट साहब का भी अब दूल्हे जैसा कुछ हाल होने वाला है, तो यार वो कैसा होने वाला है उसे देखेंगे। और उसके बाद इसी इनॉग्रेशन सेरेमनी में उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया था, उसे हम ऐसे डिकोड करेंगे जैसे यार हमारा फूफा तो आइंस्टीन है, समझ ही रहे हो मेरे बात। तो यार करते हैं इस चैप्टर का शुभ मंगल। तो दिन था 10 मई 1994। हमारे प्रेसिडेंट साहब का इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाला था साउथ अफ्रीका की यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में। अब यार ये ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन और लाल किला है, जहाँ यार रिपब्लिक डे परेड देखते हो तुम सब, और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वही होता है। वैसे ही यार साउथ अफ्रीका के अंदर में ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के अंदर में हो रहा था प्रेसिडेंट साहब का इनॉग्रेशन सेरेमनी, जहाँ यार वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे सब मौजूद थे। और ये पहली बार था पूरे साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में कि एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रहा था। हमारे प्रेसिडेंट पूरे सूट बूट में तैयार थे अपने बेटी जिनानी के साथ कि यार अब तो कसमें उसमें खाली नहीं, यार देश के लिए मर मिटेंगे हम, समझ रहे हो बात, जिसे यार स्वेरिंग सेरेमनी कहते हैं। मतलब यार हिंदी में बोलो तो शपथ ग्रहण समारोह। अरे भाई कितना डिफिकल्ट वर्ड था भाई, हमारे तो मुंह से नहीं निकला। बट यार रुक जाओ यार, यहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब लाइन में लगे हुए थे कसमें उसमें खाने के लिए भी, देख रहे हो भाई, मतलब कसमें खाने के लिए भी लाइन लगनी पड़ रही है तुम्हें। तो सबसे पहले गए मिस्टर डिक लॉक, और उसके बाद गए थाबा बेकी, और आखिर में हमारे प्रेसिडेंट साहब का टर्न आ गया
और यार वो मन ही मन सोच रहे थे कि यार तुमने तो मुझे लाइन ही खड़ा करा दिया यार, खड़ा होते होते तो घुटना दर्द दे रहा है, थोड़ा तो उम्र का ही लिहाज कर लेते मेरा। और उसके बाद जो उन्होंने फेमस सा स्पीच दिया ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ उनका पूरा स्पीच रिकॉर्डेड है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जाके सुन लेना। और साथ ही साथ यहाँ मैंने स्क्रीन पे भी दे दिया है, हो सके तो पढ़ लेना इसे। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इस स्पीच को डिकोड करेंगे, मतलब इस स्पीच के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है उसे समझेंगे। तो चलो यार देख लेते हैं उन्होंने क्या बताया। तो यार सबसे पहले तो उन्होंने जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे जो कि वहाँ मौजूद थे, उन्हें थैंक्स कहा कि आप आए हमारे फंक्शन पे, हमें बहुत अच्छा लगा। जाते वक्त खाना वाना खा के जाइएगा और यार दक्षिणा वक्षिणा दे के जाइएगा। जोक सपाट यार, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, बस आए थे थैंक्स कहा था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बात किया जो आज़ादी मिला है साउथ अफ्रीकन लोगों को एक ऐसे सिस्टम से जिसके अंदर में कई सालों से काले लोग पिसते आ रहे थे। बहुत अगर सिंपल भाषा में बोलूँ मैं, उन्होंने कहा कि हमने यार अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। अब यार पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर में इक्वालिटी आ चुका है। अब हर एक साउथ अफ्रीकन अपने मन के हिसाब से वो जी सकता है, चाहे वो कोई भी रंग का हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, मतलब समझ रहे हो ना बात, आज़ाद। और तीसरा चीज़, उन्होंने एक कसम लिया, प्लेज लिया कि यार मैं साउथ अफ्रीका के अंदर से पॉवर्टी माने गरीबी और कोई भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होते आया है हमारे लोगों के खिलाफ, उसे ख़त्म कर दूंगा यार। तो यही 3 बातें थी। नाइस। और जैसे ही स्पीच खत्म होता है, पूरे आसमान के ऊपर रंगों का यार जादू सा चल रहा होता है। जितने भी जेट्स, हेलीकॉप्टर, प्लेन थे वो यार उड़ के एक तरह का रेस्पेक्ट शो कर रहे थे हमारे प्रेसिडेंट साहब को। और साथ ही साथ जितने भी बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने भी खड़े होके हमारे प्रेसिडेंट साहब को रेस्पेक्ट दिया और अपना लॉयलिटी दिखाया कि यार हम आपके साथ हैं, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हम उसके साथ हैं। और इन सब के बीच नेल्सन मंडेला बस एक चीज सोच रहा था, आज से कुछ दिन पहले यही मिलिट्री के लोग यार मेरे पीछे लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि यार मैं एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहा था जो कि टोटली मेरे अगेंस्ट था। बट यार एट फाइनल सब कुछ सही था। आज मैं देश का प्रेसिडेंट हूँ। अब साउथ अफ्रीका में सारे लोग इक्वल है, ब्लैक हो या वाइट हो, सब बराबर है। और यही चीज उन्होंने दिखाया जहाँ यार 2 नेशनल एंथम बज रहे थे, एक था ब्लैक के लिए, एक था वाइट के लिए, जो कि सिंबलाइज कर रहा था कि देखो हमारे साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी कितना है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब ब्लैक का डोमिनेंस है तो यार वाइट को तो दबा के रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और फिर यार नेल्सन मंडेला मनी मन सोचने लगे कि यार जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था, मतलब जो 1900 से लेकर 1910 का समय था, व्हाइट और ब्लैक्स के बीच एक लड़ाई हुआ जहाँ यार व्हाइट लोग जीते और ये अपार्थाइड सिस्टम को पूरे साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और उसके बाद ब्लैक्स के खिलाफ जो इनइक्वालिटी हुआ उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। और आज 20th सेंचुरी का फाइनल डिकेड जहाँ यार मैंने ये जो अपार्थाइड सिस्टम था इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और साउथ अफ्रीका के अंदर में इक्वालिटी लाया। और मनी मन वो बहुत खुश हो रहे थे इस चीज़ से, समझ रहे आप। और यार साथ ही साथ वो याद कर रहे थे उन फ्रीडम फाइटर्स को जो यार अपना जान दे चुके थे इस लड़ाई के लिए, इस इक्वालिटी के लिए। जैसे यार देखो हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके लिए भी कई लोग थे, जैसे कि यार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें यार हम हमेशा अपने दिलों में रखते हैं। उसी तरीके से नेल्सन मंडेला उन्हें याद कर रहा था यार। और अब देखो उनका जो इतना बड़ा एक जर्नी था एज ए फ्रीडम फाइटर, उसमें यार उन्होंने कई चीज़ें देखा और उससे कुछ सीखा। जैसे कि यार क्या मतलब होता है करेज का, क्या मतलब होता है लव का, एक इंसान का क्या क्या ड्यूटीज है अपने लाइफ में, और यार सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीडम का क्या मतलब होता है, और आखिर में ये ऑपरेसर और ऑपरेस्ड क्या चीज़ है। अब हमें यही देखना है, ठीक है। देखो ये चैप्टर इस मोटिव से मत पढ़ो कि एग्जाम में देना है, ये चैप्टर तुम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया है यार कि यार लाइफ में सिर्फ बकचोदी नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन ले लो, जिंदगी में कुछ कर लो, समझ रहे हो बात। और ये चैप्टर तुम लोगों को वही मोटिवेशन देने के लिए बना है। देखो सबसे पहले समझो करेज का क्या मतलब होता है। सिंपली हिंदी में बोलो तो बहादुरी, ठीक है।
अब देखो बहादुरी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यार तुम लोग डरते ही नहीं कोई चीज़ से। एज ए इंसान हमारे अंदर में डर है, सिंपल सा बात है, सच बात है ये। बट यार करेज उसके अंदर में होता है जो यार अपने डर से जीतता है, समझ रहे हो। जैसे यार मेरी भी बहुत फटी थी जब मैं नए नए यूट्यूब पे आया था, बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से। बट यार आज मुझे देखो, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, लिटरली देख रहे हो। चल भोसड़ी के समझ गए, करेज का मतलब यही था, ठीक है। फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया लव और इंसानियत क्या चीज़ है। अब देखो नेल्सन मंडेला का सिंपल सा कहना था, इंसान के अंदर में जो लव यानी कि प्यार जो होता है वो ज़्यादा होता है हेट से। सिंपल सा बात है, क्यों? क्योंकि यार जब हम पैदा होते हैं ना इस धरती पे, तब हम बस प्यार ही करना सीखते हैं, समझ रहे हो बात। ये हेट, नफरत, ये तो हम सिचुएशन हमें ऐसा कर देता है, हम लोगों से सीखते हैं। बट यार जो प्यार होता है वो हमारे अंदर में नेचुरली है। और उनका मानना था कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, उसके अंदर में कहीं ना कहीं यार अच्छाइयाँ होती है। इसलिए यार उन्होंने एक बहुत ही अच्छा चीज़ कहा कि मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बीन एक्सटिंग्यूश। मतलब इंसान का जो अच्छाई है वो एक रोशनी की तरह होता है, जिसे यार तुम कुछ देर के लिए छुपा तो सकते हो बट कभी मिटा नहीं सकते। बात समझ रहे हो भाई? कितना मोटिवेशन वाला बात कहा यार, इसे नोट कर लेना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम लोग भी यार अपने लाइफ में उसे इस्तेमाल क्या करना। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हर एक इंसान का ना 2 ड्यूटीज होता है, 2 जिम्मेदारियां होती है। एक होती है अपना पर्सनल जिम्मेदारी, यार अपने माँ बाप को देख लो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली, ठीक है, ये तुम्हारे पर्सनल जिम्मेदारियां हैं। और साथ ही साथ तुम्हें अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, तुम्हें अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तुम्हें अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, समझ रहे हो बात। ये तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया फ्रीडम का क्या मतलब होता है। ये नहीं कि जो आज के समय पे इंडिया पे होते आ रहा है यार, कि यार हमको चाहिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी। भाई तुम्हें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए मुझे बताओ, किससे आज़ादी चाहिए? मतलब तुम तो बड़े बकचोद बन रहे हो एकदम। अब मैं बताता हूँ तुम्हें असली फ्रीडम का क्या मतलब होता है। देखो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस था नेल्सन मंडेला का, जो कि उन्होंने बताया। देखो जब वो जन्म हुए थे ना, तब उन्हें यार आज़ादी से कोई मतलब था नहीं, क्योंकि यार जन्म होने के बाद तो आदमी खुद आज़ादी होता है। मतलब उसे क्या करना होता है? हगना होता है, मूतना होता है, खाना होता है, बस यार इतना ही तो करना होता है। बट जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ उसे समझ में आया अगर मुझे आज़ादी चाहिए तो मुझे अपने पापा का और अपने जो ट्राइबल ट्रेडिशंस है उनका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी मुझे मिलेगा आज़ादी। फिर जब वो एक स्टूडेंट बने तब यार उनके लिए फ्रीडम का मतलब इतना ही था कि मुझे जो पहनना है, जो करना है, जो मेरे दिल में आए वो मैं करूँ, बस यही है मेरे लिए फ्रीडम। और जब वो जवान हुआ तब उसके लिए फ्रीडम का मतलब फिर चेंज हो गया। अब क्या था? अब उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था, अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। बट एक मिनट रुको, ये सब चीज़ें उन्हें एक धोखा लगने लगा, इल्यूजन लगने लगा, जब उसे पता चला कि यार असली फ्रीडम ये नहीं है जो मैं सोचते आ रहा हूँ। असली फ्रीडम तो वो होगा जो मेरे साथ और मेरे भाइयों और बहनों के साथ नहीं हो पा रहा है, कि यार ये जो इनइक्वालिटी है इससे लड़ना है। और जब उन्हें ये समझ आया तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। और उसके बाद उन्होंने अपना जो जर्नी है एज ए फ्रीडम फाइटर उसे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब तुम लोगों को लग रहा होगा यार कहानी खत्म, ठीक है, बट रुक जाओ यार, एक चीज़ और है। ऑपरेसर क्या है और ऑपरेस्ड क्या है, समझ लो इसे। अब देखो ऑपरेसर वो आदमी है जो यार किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑपरेसर कौन है, वाइट लोग, और ऑपरेस्ड कौन है, ब्लैक लोग। यार उनके ऊपर अत्याचार होते आया है तो वो ऑपरेस्ड थे। अब उनके हिसाब से ये ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों ही यार फ्रीडम से कोसों ही दूर है। उनके हिसाब से जो ऑपरेसर है वो यार एक तरह के पिंजरे में कैद है नफरत का। यार उसे यार बस कुछ दिखता है तो बस नफरत ही दिखता है। तुम बस सोच के देखो, वाइट लोग यार झूठ मूठ का बस रंग की वजह से ब्लैक लोगों को हेट करते थे, कोई पर्सनल रीजन नहीं था, लिटरली बस इसलिए हेट करो कि वो ब्लैक है। उन्होंने कहा कि ऑपरेस लोग और ऑपरेसर इंसानियत से कोसों दूर है, हमें ज़रूरत है इन्हें आज़ाद करने का। ठीक है, ऑपरेसर को भी ऑपरेस्ड को भी, ना कोई नफरत करे ना कोई किसी के अंदर में दब के रहे। बात सिंपल है, लाइफ है, जियो, दैट्स इट। आई होप इस स्टोरी से तुम्हें कुछ सीखने मिला होगा। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी था जो कि एक ऐसे महान आदमी के ऊपर बेस्ड था जिससे यार सबको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और आखिर में यार मेरे तरफ से तुम लोगों के लिए एक ज्ञान ले लो यार, फ्री में दे रहा हूँ।
साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। बीत रही जवानी अब भी आस करना, फट चुकी है